सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे सुनना चाहूंगा, आजाद साहब को पार्लियामेंट में तो सुना था, लेकिन आज जब जम्मू के अंदर दोनों फंक्शंस के अंदर उन्होंने बोला तो कस के मरकजी सरकार पर बरसे हैं और कहा है कि कुछ तो बदला ही नहीं, जो वादा था वो तो पूरा ही नहीं हो रहा है। शुक्रिया गौर साहब। पहले तो मैं गुलाम नबी आजाद साहब को शुक्रिया देना चाहूंगा कि वो कम से कम जम्मू की मशहूरी तो कर रहे हैं। अब यहां तक बात है बदलाव की, मैं उन्हीं के कहे पे कुछ आता हूं जी। उनको आज याद आ गया, जम्मू सांबा कठुआ के बॉर्डर के लोग कहने लगे कि इनके लिए कुछ नहीं हुआ है। आप इनसे पूछिए, जब ये सरकार में थे तब इनको यह मालूम नहीं था कि आईडी के ऊपर भी उसी प्रकार की फायरिंग होती है जैसी एलओसी पे होती है। इन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए, ना उनको मुआवजा दिया, ना उनको बराबरी रिजर्वेशन में दी। उसी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज रहते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कहते हैं पिछले 1.5 साल में कोई तरक्की नहीं हुई है। आप मैं खुद बताइए, मैं को क्या क्या गिनाऊं आपको कि क्या नहीं हुआ है, ये बताइए। बयानबाजी करना तो बहुत आसान है, ये कह देना कि यहां कुछ नहीं हुआ है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है शाहपुर कंडी की एग्रीमेंट कब किसने की है, कब हुई है। इन लोगों ने तो रोक कर की हुई थी। कटरा से जम्मू का एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, किसने बना रहा है। बनिहाल टनल 2 दिन में तैयार होने वाली है और काजीकुंड और बनिहाल के बीच का रास्ता जो है खुलने वाला है, किसने किया है ये सब। जम्मू से रजौरी तक 4 लेनिंग हो रही है, किसने किया ये सब। एम्स बन रहा है यहां पर, किसने किया ये सब। ये सब बयानबाजी करने के लिए तो आजाद साहब ठीक हैं, अब कहना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो अपना वजूद बना रहे हैं। अब देखिए, मेरे को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड ऑर्डर चेंजर यील्डिंग प्लेस टू न्यू। उसी तरह से सियासत के अंदर पुराने सियासतदानों को नए सियासतदानों के लिए जगह बनानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस के ओल्ड सिंडिकेट को तोड़ के कांग्रेस 100 बना दी और खुद अपनी नई इंदिरा पार्टी बना ली। और ये 23 में से ज्यादातर लोग या तो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या सोनिया गांधी के नजदीकी के कारण ये लोग ग्राउंड लेवल लीडर नहीं थे, अपनी रियासत में ये वोट भी नहीं पा सकते थे, लेकिन उनकी नजदीकी के कारण ये नेशनल लेवल के लीडर बने। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़िया से बढ़िया ओहदे लिए, कैबिनेट के अंदर ओहदे लिए, और आज जबकि कांग्रेस में एक नया शहजादा आ गया है और वो अपने लेके पिट्ठू लेके चलना चाहता है, वो अपने वफादारों को साथ लेके चलना चाहता है, और सोनिया गांधी ने इनको एक फूके हुए कारतूस की तरह डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब ये शोर मचा रहे हैं। ठीक है जी, अरे भाई, मैं बस आऊंगा इस पर, G23 पर आपसे जरूर बात करूंगा। सोहेल काज़मी साहब, आज जिस तरीके की बात हुई डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर तो ब्रिगेडियर साहब ने बात कर दी, लेकिन ये जो G20 का समिट यहां पर मैं मानूं, इसे आप कैसे देख रहे हैं। मैसेज कांग्रेस के लिए कितना स्ट्रांग गया होगा आज यहां से, और ये आजाद साहब की लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग या कुछ और बताने की कोशिश में है। देखिए, बिल्कुल आजाद साहब की एक अपनी पॉपुलैरिटी है और एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर यहाँ 2 साल 8 महीने रहे हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। और जो फेयरवेल प्राइम मिनिस्टर ने उनको दिया पार्लियामेंट में, आपने देखा है कि सबसे बड़े लेवल की जो पोस्ट होती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो खुद उनको भी रोना आ गया जब उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ी, राज्यसभा छोड़ी। तो इंडिकेट करता है कि गुलाम नबी आजाद एक लोकप्रिय नेता है पूरे हिंदुस्तान के। 40 साल की उनकी सर्विस है पॉलिटिक्स में, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप नजदीकी से देखें तो अगर कोई अल्टरनेटिव दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मद्दे मुकाबल खड़ी होती है इलेक्शंस में, पार्लियामेंट हो या असेंबली के इलेक्शंस हो पूरी स्टेटों में, तो आज से 4 महीने पहले जो G20 जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसका इशारा देते हुए गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पे कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है कांग्रेस का, वो तबाह हो चुका है और उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसी में ये 23 सिग्नेटरीज थे, जिससे कि थोड़ा सा साइडलाइन किया कांग्रेस की हाईकमान ने गुलाम नबी आजाद साहब को। लेकिन ये सारे नेता जितने भी आपको स्टेज पे दिख रहे हैं,
ये कांग्रेस की रूह है और ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इतनी जल्दी खत्म हो जाए। और ये उसकी पहली एक्सरसाइज है, उसका पहला मैं समझता हूं चरण है कि टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, जहां जहां भी इलेक्शंस हो रही हैं आने वाले दिनों में। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये जिस पार्टी से हैं और इतनी देर से इस पार्टी से जुड़े हैं, तो इस पार्टी को एक अल्टरनेटिव रूप में भी देखा जाता है भारतवर्ष में वोटरों के हिसाब से, या भारत में जब भी चुनाव आते हैं, तो ये उसी की इंडिकेशन है। और ये कल रात को जब ये 11 बजे जम्मू में सब एकदम नेता आ गए, तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि पूरा दिन तो आजाद साहब कल 2-3 फंक्शंस में रहे, लेकिन ये किसी को इंडिकेशन नहीं थी कि ये G23 का आगाज जो है जम्मू से होगा। जहां तक ब्रिगेडियर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये टेंशन जो है 70-72 सालों से लगी है सारे बॉर्डर्स पे। अखनूर का तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, आजाद साहब ने, जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये जो बातें हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, मैं समझता हूँ इस पे भी जो परसों एक पेशरफ्त हुई है मरकज की सरकार से और पाकिस्तान के साथ, एक वेलकम स्टेप है। और खासकर नए पर जो अच्छा, मैं आऊंगा उस पर, बस उस पर भी आऊंगा। मैं जरा ब्रिगेड साहब आपके पास आ रहा हूं। आज आजाद साहब ने कहा कि देखिए ये चीज जो आप बदलाव देख रहे हैं, जब बिडेन जी आए थे अमेरिका के अंदर तो उन्होंने हैदराबाद, लखनऊ, यूपी, बिहार का नाम नहीं लिया, उन्होंने जी सीधी सीधी बात जम्मू कश्मीर की कही। और उसका असर आज आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी DGMOs की लेवल की मीटिंग हुई है, तो सीधे से वो कह रहे थे कि हम खुद नहीं, बाहर से ही कोई चला रहा है देश को। लगभग उसी ट्यून को उन्होंने फॉलो किया। देखिए ऐसा है, बड़े अफसोस की बात है, आजाद साहब कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की सरकारें बाहर से चलाई जाती हैं। क्या हमारी सरकारें राष्ट्र हित में काम नहीं करती हैं? क्या हमारी सरकारें दूसरों से हुक्म लेके काम चलाती हैं? ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। महबूबा मुफ्ती कहे तो मैं मानता हूं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को आदत है जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है, पर आजाद साहब से इसकी उम्मीद नहीं थी। यहां तक बात रही DGMOs की, आजाद साहब को मालूम होगा, शायद अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूं, ये मीटिंग नहीं थी, ये हर महीने कॉल आती है, इट्स ए रूटीन। कोई नई बात नहीं है कि स्पेशल बातचीत की गई है। उस रूटीन कॉल में पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव आया था। और आज जैसे आप जानते हैं कि भारत हमेशा तो पीस चाहता है। हम तो कहते हैं कि सीज फायर वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कमी होनी चाहिए। अगर ऐसा पाकिस्तान से ऑफर आई है तो उसको हमारे DGMO ने मान लिया। ब्रिगेड साहब, ये भी तो कहा जा रहा है, अब तो मीडिया में ये भी लिखा जा रहा है कि जनाब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब पिछले कई हफ्तों से जी इसको ट्रैक कर रहे थे, सुधार रहे थे मामलात को, और फिर जाकर ये सामने हुआ है। आप कह रहे हैं नहीं जी पाकिस्तान से इनिशिएटिव हुआ? नहीं, मैं ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए काफी देर से माहौल बन रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यूसुफ हैं, जो कि एडवाइजर हैं इमरान खान के नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के ऊपर, अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखेंगे, अगर आप जनरल कमर वाजवा की स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि उन्होंने 3 फरवरी को दी थी, 3 फरवरी को जनरल कमर वाजवा ने स्टेटमेंट दी थी कि हमें चारों तरफ देखना पड़ेगा बिल्कुल अमन को ढूंढने के लिए। उनका इशारा था भारत की तरफ। उसके चंद रोज बाद यूसुफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें पुराना भूल के और आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे ना अड़के आगे सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब इंडिकेशंस थी, माहौल बन रहा था। कोई ये बात में ये नहीं कह रहा कि एकदम बात हो गई है, पर कोई स्पेशल इसके लिए मीटिंग नहीं की गई, जैसा कि वो कह रहे हैं। रूटीन जो मंथली रूटीन मीटिंग है उसमें जो ऑफर आई थी। राइट सर, मैं काजमी साहब एक लास्ट चीज जानना चाहूंगा। हम सरकार के मौकफ को जब देखते हैं तो सरकार लगातार ये कह रही है कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, और दूसरी तरफ से माहौल आपके सामने। सरकार अभी भी यही कह रही है, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। और देखिए ये शुरू से ही वो तो मैं मान रहा हूं, वो तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमारी जब बेसिक लाइन जो है टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, और पाकिस्तान डिसमेंटल करे जी हर एक बात को। लेकिन यहाँ LOC पर सीज फायर, वहीं पर सीज फायर कर हम बातचीत। अब तो ये भी खबरें आ रही है कि और आगे बढ़ा जाएगा इसमें जी। वो तो वेलकम डिसीजन है ना। अगर आप टेंशन दोनों देशों में वेलकम तो होना चाहिए, क्योंकि माहौल तैयार करना पड़ेगा। इसमें पिस रहे हैं। देखिए नहीं, इमरान खान को हमने ओवरफ्लाइट की परमिशन दी। देखिए ना, हम तो, भारत तो चाहता है टेंशन रिलीज करना, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ सॉलिड एक्शंस लेनी पड़ेंगी, जो कि पाकिस्तान भी ले रहा है। आप भी जानते हैं किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर अब
क्योंकि एफएटीएफ ने सिर्फ 4 महीने दिए उनको और जून तक का, और अगर जून तक वो बाकी चीजों पे काम नहीं करते तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में पक्का जाएगा, और ठीक है। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता काजमी blacklist साहब, में जाना। अगर ब्रिगेडियर साहब की लाइन को मैं और थोड़ा आगे लूं तो क्या मैं ये मानूं कि हवा बदल रही है, जून जुलाई तक और ज्यादा बेहतरी आएंगी अगर पाकिस्तान ने काम ठीक ठीक किया? ब्रिगेडियर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस सर्व किया उन्होंने। लेकिन दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के हवाले से, और जहां इन्होंने कहा कि बाहर की मुदाखलत नहीं होती है किसी भी मुल्क में, लेकिन जब हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं टेररिज्म का, बॉर्डर्स का और बाकी चीजों का, तो अमेरिका के नए सदर आने के बाद बहुत सी चीजों का फर्क पड़ा है, और खासकर जम्मू कश्मीर जैसे आपने कहा कि डिस्कस हुआ है, बिल्कुल डिस्कस हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम जो ईज आउट टेंशन हुई है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रद्द अमल है। और जहां तक मैं आपको ये बताऊं कि आप पॉलिसी जो मर्जी कीजिए अपने मुल्क में, आप जो मर्जी जिस तरह की हुकूमतें या जिस तरह के डिसीजन लेते हैं लीजिए, लेकिन टू टायर डिप्लोमेसी सेंसिटिव इश्यूज पे कभी बंद नहीं की जा सकती। टू टायर डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा चलती रही है पिछले 70-72 सालों में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो। तो टू टायर डिप्लोमेसी में जो देख रहा हूं पिछले 1 साल से टोटल कोलैप्स थी, जिसके नतायज बड़े अजीबोगरीब आए, और लकीली अब ये वो जो आहिस्ता पेशरफ शुरू हुई रिस्टोर है, हो रहे हैं। बिल्कुल वो रिस्टोर हो रहे हैं, और भगवान करे कि ये आगे भी इसी तरह चलते रहे, ठीक है और ये सर। जो मुश्किलातें जम्मू कश्मीर में आ रही है ये दूर हो जाए।